जय श्री राम मेरे सभी व्यूअर्स को, जो भी हमारा ये पॉडकास्ट चैनल द साइलेंट चेंज देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है, ऐसे ही अनसंग हीरो हमारे बीच में मिस्टर विशाल, मेरे मित्र, आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं जानना चाहूंगा विशाल जी से कि उनके बारे में आप कुछ व्यूअर्स को अगर बताना चाहें। व्यूअर्स के लिए अभी फिलहाल इतना है कि मैं एक एडवोकेट हूं जिसने लॉ किया है जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से, और अभी हाई कोर्ट और कैट के केसेस सर्विस मैटर्स में देख रहा हूं। तो अब मैं जानना चाहूंगा विशाल जी से कि उनको क्या चीज इतनी एक्साइट की हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और क्या चीज उनको पसंद आई हमारे पॉडकास्ट के बारे में। तो अगर आप व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहो तो। पहले तो आप सबका थैंक यू, ये आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे साइलेंट चेंज में कुछ अपना जो है वो रोल निभा सकूं। तो साइलेंट चेंज जो नाम है उसी ने मेरे को अट्रैक्ट किया, और यूथ के कॉल पे मैं आया हूँ यहाँ पे, उस चीज ने मेरे को सबसे बड़ा अट्रैक्ट किया कि हाँ, मेरी एज के कुछ लड़के हैं जो वो साइलेंट चेंज चाहते हैं पूरी सोसाइटी में। दैट्स वाई ये जो मेरा ओनली मोटिव है यहाँ पे। तो मैं सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि विशाल जी जितने भी हमारे युवा हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आज वो हमारे इस चैनल पे हैं। एक युवा की सोच कैसी होनी चाहिए, एक युवा का कर्तव्य क्या है, युवा किन किन चीजों में अग्रेसर होना चाहिए, जब जब भी हमारे सामाजिक आपदा आती है, तो उन सारी चीजों पे धीरे धीरे बात करेंगे। और एट द एंड मैं आपको सिर्फ ये चीज बोलना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हो। हाँ, तो अभी हम क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। विशाल जी, एक सिचुएशन है, एज ए युवा मेरे को आपसे ये जानना है कि व्हाट इफ, मैं अपना एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास ज्यादा संपत्ति वाइज मैं नॉर्मली, आप समझ ही गए होंगे कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अब ड्यू टू सम पॉलिटिकल पावर्स और कुछ बड़ी पावर्स, वो मुझे सप्रेस करते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उनके पास तो हर एक चीज है लेकिन मेरे पास ऑब्वियसली नहीं होगी। उस टाइम पे मेरे पास एडवोकेसी के लिए पैसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनको मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसी हमारी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इन सिचुएशंस में फंस जाते हैं कई बार। आप एज ए युवा, अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है, आप क्या बताना चाहते हैं कि एक युवा को इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। इसके डील करने के लिए दो हमारे पास सिनेरियो आते हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन से डील करते हैं। एक तो आप पहले किसी मतलब अपने आप को असमर्थ मान के, अपने आप को नाकाबिल मान के किसी चीज के लिए किसी एडवोकेट के पास जाएंगे, और आप फिर सोचेंगे हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, ये हमें और एक्सप्लॉइट करेगा या कुछ बोलेगा या हमारा सिचुएशन का फायदा लेगा। उस सिचुएशन में आप और कंफ्यूज होते जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा आपके पास ये है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, इंक्रीज करें। अंडर आर्टिकल 226 किसी भी व्यक्ति के पास विदा एडवोकेट के हाई कोर्ट के सामने पेश होने का राइट है, जिसके अंदर वो अपने राइट्स जब उसके इन्फ्रिंज हो रहे हैं, किसी भी कारण से हो रहे हैं, वो जाके कोर्ट में पेश हो सकता है। और फिर कोर्ट की डायरेक्शन पे आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको लीगल एड बोलते हैं, एक एडवोकेट भी मिल सकता है। नहीं, वो तो सही ये है, आपकी लीगल राइट आ गई। दूसरा जो अप्रोच आ गई एज ए यंग एडवोकेट, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति को सही मायने में आपकी जरूरत है, तो वैसे केसेस में इनिशिएट करके आपको उनको गाइड करके उनको कैसे आगे डील करना चाहिए, ताकि आप उनके लिए बैसाखी ना बन के उनके लिए एक सपोर्टिव पार्ट बनो और उनको खुद ट्रेन करो कि वो अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ सकें। बहुत बढ़िया। तो ऐसी होनी चाहिए युवा की सोच, इसीलिए विशाल जी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। पहला सीजन भी हमारा कुछ ऐसे ही है, अनसंग हीरोज के बारे में रहेगा, ऐसे युवाओं के बारे में रहेगा, जिससे हमें कुछ ना कुछ बातें जो है वो सीखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विशाल जी। आप अपने व्यूज रखिए ऑन लव जिहाद, जो कि केसेस मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और लैंड जिहाद उससे कैसे इंटर रिलेटेड है। तो इस पे अगर आप अपने कुछ व्यूअर्स को बताना चाहें, अपनी लोगों को जो है वो बताना चाहें, एजुकेट करना चाहें। ऑल्दो ये कम लोगों को पता होगा कि लैंड जिहाद और लव जिहाद जो है इंटरकनेक्टेड मैटर है, और इसी के साथ एक और मैटर कनेक्ट होता है जो हमारे जम्मू कश्मीर के हिसाब से आजकल जो बड़ा जो जरूरी है यूथ को पता चलना, कि जो नशा जो जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है उसका लैंड से कंप्लीटली लेना देना है। पूरा कनेक्टिविटी जो है इसकी लैंड माफिया के साथ है। अब लव जिहाद का जो रिसेंट केस है अगर जम्मू में, जो जिसके बारे में मीडिया में भी कहीं डिस्कस नहीं हो रहा, वो नगरोटा में हमारे पास में ही हुआ है।
ओके। नगरोटा में एक 10वीं पढ़ती लड़की का रेप होता है। जो रेप करने की साजिश है वो उसी का बॉयफ्रेंड 12वीं पढ़ता एक लड़का बनाता है अपने 35-35 साल के 2 लड़कों के साथ। अरे और उस रेप का जब एक फॉरेस्ट गार्ड को पता चलता है, वो फॉरेस्ट गार्ड उसको रोकने के बजाय एक लड़की बेहोश पड़ी है उस चीज का फायदा उठाता है और ऐसी चीज को मीडिया में आने से रोका जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किया है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ किया है। तो इसका हल क्या है? आपके हिसाब से इसका क्या हल निकल सकता है? इसका हल यही है कि हम कितने अवेयर हैं इस इश्यू को बिल्कुल लेके, बिल्कुल। और हम सोसाइटी में कितना अवेयर है वो सेकेंडरी चीज आती है। हम अपनी बहन अपने किसी फ्रेंड को कितना अवेयर करते हैं इसके बारे में, वो फर्स्ट चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि बिल्कुल हम उसके बारे में अवेयरनेस कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ हम सिर्फ डिस्कशन में इस बातों को ला रहे हैं। बिल्कुल लव सही। जिहाद जो एक अगर टॉपिक ये है, बर्निंग टॉपिक बन जाता है, एक बड़ा डिबेट बन जाती है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। बट अगर कोई सीरियसली बैठ के सोचे इसके बारे में, इट इज नॉट अबाउट ओनली लव जिहाद, इट इज अबाउट द मैरिज लाइफ ऑफ द पर्सन। बिल्कुल कि सही। मैरिज आज की डेट में हम कोर्ट में देख रहे हैं, हर 19-20 साल का लड़का 18 साल की उम्र में शादी करने के बाद 20 साल की उम्र में कोर्ट में एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है। बिल्कुल सिर्फ लव मैरिज की बात पे ही अगर हम आए तो लव जिहाद एक दूर का कंसेप्ट आ गया। पहले लव मैरिज पे ही है कि क्या हम इतना ट्रस्ट वर्दी है कोई सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ हम लाइफ शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल। जब हम किसी से शादी की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, उससे हम सिर्फ कनेक्ट नहीं होने वाले, हमारी पूरी फैमिली कनेक्ट होने वाली है। दो चीजें होती हैं, हम अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के उनके पास जा रहे हैं बिल्कुल। या वो पूरी फैमिली को छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या हम इतना ट्रस्ट कर सकते हैं उस व्यक्ति पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस जब होगी, हमें इतनी मेच्योरिटी हमारे में होगी, फिर ही हमें ये सब डिसीजन लेने चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे कि हम सभी लोग देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज बन गई है कि आज पैदा हुआ बच्चे को अब टैब और फोन पकड़ा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि यार भाई ठीक है, तू रो रहा है तो चल तू पोइम देख ले, तू कार्टून्स देख ले। और वही धीरे 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 एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट आज की डेट में एक सोशल मीडिया का हो चुका है, तो धीरे धीरे कुछ तो कन्फ्लिक्ट्स भी ला रहा है और धीरे धीरे जो है वो बढ़ के काफी ज्यादा जो है हमारे समाज की जो चीजें हैं वो बढ़ते जा रही हैं। जो आपदाएं हैं, इसको भी मैं आपदा के अंडर ही गिनूंगा, तो वो बढ़ते जा रही है समाज में। और ये बहुत अच्छी चीज बोली कि आप अपने परिवार को, अपनी जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको हमें सिखाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, पेरेंट्स को उनके साथ समय निकालना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया एक चीज विशाल जी आपने रखी हमारे व्यूअर्स के आगे, तो बहुत बढ़िया है। अगले ही क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, इसी से कुछ इंटरलिंक्ड है, वक्फ बोर्ड के बारे में आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए, क्या जो भी डिबेट चल रही हैं जो कि हम देख रहे हैं, तो क्या वो सही है, क्या वो नहीं सही है? ओपिनियन आप व्यूअर्स के आगे जो है वो रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, जब भी बात करते हैं राइट्स की बात करते हैं, तो मेरे को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी चीज को अगर राइट मिला हुआ है उस पर ज्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए। परंतु जब कॉन्स्टिट्यूशन के राइट मिलने के साथ साथ आप किसी और का राइट इंफ्रिंज कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपको रोक लगानी जरूरी है उस विषय पे। वक्फ बोर्ड की जब बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का राइट दिया है, बट रिलीजियस एक्टिविटी के आड़ में आप किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर कर्टेल कर रहे हो तो वो चीज गलत है। तो दैट्स वाई जो वक्फ बोर्ड का जो डिबेट बड़ी चल रही है वो इसी चीज को रोकने के लिए कि अननेसेसरी इंफ्रिंजमेंट किसी और के फंडामेंटल राइट में जो हो रही है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वक्फ बोर्ड पे जो है वो एक एक्ट बनना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये व्यूअर्स को हम एजुकेट कर रहे हैं, एक युवा की जुबानी सुन रहे हैं कि एक युवा, एक ऐसा युवा जो हमेशा समाज के लिए खड़ा हुआ है, एक ऐसा युवा जिसने कभी अपनी सेहत की भी, मुझे लगता है कि बिना परवाह किए हुए हमेशा अग्रेसर है। तो ये एक ऐसा युवा है, एक आइडियल, मेरा भी किसी हद तक ये एक आइडियल है। मैं इससे चीजें सीखता हूँ काफी, तो बढ़िया है आप हमारे व्यूअर्स को भी एजुकेट कर रहे हो इन चीजों के बारे में। अगला एक, ये भी बहुत मुझे लगता है कि अभी कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन जो है वो बनते जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो वो बयान दिया, जो कि उसको देना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। बड़े हर किस्म के बच्चे जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे हर एक एज ग्रुप का बच्चा उस चीज को देख रहा है, तो वो सीखेगा क्या, है ना? तो आपके व्यूज इस पर्टिकुलर चीज पे क्या है, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसको
टुवर्ड्स पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आपके व्यूज क्या हैं इसे? अब साइलेंट चेंज यूथ के हम वहाँ पे बैठे हैं, तो इस पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम इसके बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक कॉमेडियन ने क्या पॉइंट बोला, क्या नहीं बोला, वो डिस्कस करना नहीं, ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि क्या डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं है, वो इतना जरूरी भी है कि नहीं, ये पहले चीज हमें जाननी बिल्कुल पड़ेगी। सही है। दूसरी चीज कि वो जो भी वहां पे जोक बोला गया था, वो एक प्राइम मेंबरशिप प्रोग्राम था। ओके। जो स्पेसिफिकली प्राइम मेंबर्स जो जिन्होंने उनकी मेंबरशिप ली होगी, जो उस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, उन्होंने ही मेंबरशिप ली थी, उन्होंने ही वो जोक देखा। उसकी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए जो है वो उसको बाद में प्लेटफॉर्म पे लाया गया बाहर। आप साइलेंट चेंज चला रहे हैं यहाँ पे, आपका एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि आपको एक कंट्रोल रहे इस प्लेटफॉर्म पे, आप अपनी मर्जी से इसको चला सकें। बिल्कुल। आपको कोई बाहर का व्यक्ति आके कंट्रोल ना करे। बिल्कुल। दैट्स व्हाई आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे और चलाएंगे। बिल्कुल। सेम उस शो के साथ था, वो एक इंडिविजुअल शो था, इंडिविजुअल कंट्रोल में चल रहा था। उससे ज्यादा खराब शो, उससे ज्यादा खराब कंटेंट बड़े सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी चल रहा है। ओके। बट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक प्रॉब्लम थी कि ये कंटेंट जो है ये पब्लिक में जा रहा है और पब्लिक डायरेक्ट मैनेज कर रही है उसको देखने में, जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो एक कंट्रोवर्सी बनाई गई जिससे वो जो शो है वो बंद हुआ, और अल्टीमेटली उससे भी ज्यादा खराब शो, उससे भी ज्यादा कंटेंट खराब देने वाले शो जो नेटफ्लिक्स या अदर प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, वहां पे प्रिवेल करना शुरू हो गए और उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो एक बड़े लेवल पे यूथ को दबाने की कोशिश है। बिल्कुल। कि यूथ डिपेंड, ठीक है वो कंटेंट खराब था या नहीं था वो एक अलग विषय है, पर यूथ जो खुद से कुछ करना चाहता है, सेल्फ इनिशिएटिव करके कुछ काम करना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं प्रेस किया जाता है, उसको अपने कंट्रोल में लाया जाता है कि ये खुद से कुछ नहीं करे, ये हमारे कंट्रोल में आके करे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी एक यूथ की डिमांड भी बनती जा रही है ऐसे किस्म के शोज। तो एक वही मैं दोबारा से ऐड करूंगा इस पॉइंट को कि द साइलेंट चेंज प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिविटी लाने वाला है, एक बेटरमेंट के लिए, एक सोशल वेलबींग के लिए ये प्लेटफॉर्म रहेगा, और जो कि इन नियर फ्यूचर एक कुछ इवेंट्स भी करवाएगा, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाएगा। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है नियर फ्यूचर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विशाल जी। डिलेड जस्टिस, ये एक ऐसा पॉइंट है कि मुझे लगता है आपको, मतलब लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी लोगों को तो पता है, इस पे सोल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? आप मेरे को ये बताइए। हमारे ही कुछ एक व्यक्ति था, मेरे मित्र ही हैं, 15 साल से उनका केस चल रहा है। उनके पिताजी ने केस लगाया कोर्ट में, और 15 साल बाद भी अभी तक वो कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, जबकि सबूत भी सारे उनके पास हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन तब भी इतनी डिलेड जस्टिस। और आज उसके पिताजी उसके सिर पे नहीं है, वो चले गए हैं, ठीक है, वो मतलब उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और उसको अब लड़के को अकेला जो है वो झेलना पड़ रहा है, और तारीख पे भी जाना और ये सब चीजें। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग अ युवा, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ओवर है, यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक विजनरी युवा की सोच आप बताइए इस पे, एक सोल्यूशन आप क्या प्रपोज करना चाहते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में? एज ए एडवोकेट अगर बात करें तो डिले जस्टिस पे अगर ज्यादा बात करूंगा, हो सकता है एडवोकेट से हाथ होना पड़ जाए मेरे को, बट फिर भी अगर मैं टेक्निकली उस पॉइंट पे आऊँ तो दो कारण होते हैं डिले जस्टिस के। पहला जो कारण मेन है कि लिटिगेशन पेंडिंग बहुत है, और जो जुडिशरी है उसमें जो अभी इस टाइम जजेस हैं वो कम है, तो उसकी पेंडेंसी की वजह से बड़े ज्यादा लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग है। दूसरा बड़ा कारण जो है, जो क्रिमिनल केसेस में कारण है, जो हमारा लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को राइट देता है हर किसी को प्रॉपर हेयरिंग का। जब बात प्रॉपर हेयरिंग का आती है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमेशा अक्यूज्ड को मिलता है। ये टेक्निकल बड़ा सा मैं चले जाऊंगा उसमें, लीगल उसमें, बट पॉइंट ये समझ तभी आएगा कि जब आपको बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करना होता है, उसमें लिटिगेशन ऑटोमेटिक आपकी लंबी जाती है, केस लंबा जाता है। रीजन मीन कि कोर्ट को जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाए कि इसी व्यक्ति ने मर्डर किया या इसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है, तब तक कोर्ट उसको जो है वो सजा नहीं सुनाती। तो इस वजह से जो है वो लिटिगेशन और लंबी पड़ती जाती है। अब दो तरीके हैं इसको देखने के, कि हम देख रहे हैं कि डिले जो है हो रहा है जस्टिस में। दूसरा चीज ये है कि कोई अगर व्यक्ति, हम बोलें कि फास्ट ट्रैक सारे काम होना शुरू हो जाए,
तो किसी पे फेक चार्जेस लगे, आज उसको अरेस्ट किया, कल उसका पे ट्रायल स्टार्ट हुआ, 30 दिन के अंदर उसको ट्रायल हो गया और डिले नहीं हुआ, बट वो व्यक्ति जो निर्दोष था अगर वो जेल में चला गया और उसको 10 साल की या 15 साल की सजा हो गई, तो वो डिले जस्टिस से ज़्यादा बुरा है। ओके। तो डिले जस्टिस से अगर अगर आपको जस्टिस मिल रहा है और डिले हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा, बट आपको जस्टिस नहीं मिल रहा और जल्दी काम हो रहा है वो आपके लिए ज़्यादा नहीं, ये तो ठीक है, आपने थोड़ा डिप्लोमेटिकली इस क्वेश्चन को हैंडल किया, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, मैं इस पे फर्दर इतना वो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया हमने इसमें वो ये किया कि मे बी थ्रू दी अपॉइंटमेंट ऑफ मोर जजेस हम इस केस को थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं, है ना? जो इतना ज्यादा समय लग रहा है इसको हैंडल करने में, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विशाल जी, जम्मू कश्मीर में जो क्राइम है और जो ड्रग्स के केसेस हैं, एक ऑफिशियल से ही मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई ड्रग्स के इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इतने सारे जिसका कोई हिसाब नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है ये इट इज टेकिंग प्लेस। तो आप इस पे क्या करना चाहते, मतलब इस पे एक सोल्यूशन क्या प्रपोज करना चाहते हैं कि मतलब किस तरीके से और करें? और एक बहुत ही जरूरी बात मैं इसमें एक और रखना चाहता हूँ। आज मैं छन्नी में रहता हूँ और छन्नी, त्रिकुटा नगर और गांधीनगर एरियाज ऐसे एरियाज बनते जा रहे हैं जहाँ पे माँ बाप तो हैं अकेले, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो सारे आइदर बाहर हैं या पढ़ने गए हुए हैं या फिर नौकरियां बाहर कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है वो बनते जा रही है समाज के लिए। और वो बूढ़े माँ बाप जो है वो ठीक है, अपना ध्यान रख सकते हैं किसी को हायर करके या फिर किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप के पास रुकना चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं और छोटी छोटी बातों पे जो है हमें मतलब हर एक चीज का जो है वो प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, जब तक हम एक ग्रोन अप जो चाइल्ड है वो नहीं बन जाते। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे माँ बाप का सेम टाइम आता है, उस टाइम पे मुझे लगता है कि बच्चों को उनके पास होना चाहिए। तो आपका मतलब एक व्यू क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? थोड़ा सा इमोशनल साइड पे जा रहा है मुझे पता है, लेकिन ये जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी बात है ये, जो कि मैं आप सारे लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमारे जम्मू में किस चीज की कमी है? आईआईटी यहाँ पे बन रहा है, आईआईएम यहाँ पे बन रहा है, और धीरे धीरे जो है ये डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्यों नहीं? और बाहर जाके क्यों, या फिर आउटसाइड इंडिया ही क्यों? कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ऐसा क्यों? ये आप एक बार जो है इस पे अपने विचार रखिए और व्यूअर्स को प्लीज बताइए। अब 2 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, दोनों हाँ। इंटररिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपने ड्रग्स की बात की और बात की क्राइम रेट बढ़ने की। क्राइम रेट बढ़ना, ड्रग्स का बढ़ना और लैंड माफिया का बढ़ना, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। लैंड माफिया को काम करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो नशे में रह के कुछ भी काम आपके कहने पे करें, ओके। लैंड ग्रैबिंग के लिए। और नशे वालों को रेगुलर क्लाइंट्स की जरूरत है, और जिनको नशा चाहिए उनको रेगुलर पैसे की जरूरत है, तो वो क्राइम बिल्कुल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आपको एग्जांपल के लिए नाम लिए बगैर मैं एक बात बताता हूँ। एक्स मिनिस्टर हैं, अभी एमएलए हैं, ठीक है एक आर्मी में शहीद हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। उसको पीछे जो है उसकी मार आ जाती है सिर्फ। अच्छा। तो उनकी फैमिली में कोई होता नहीं है जिनको वो जॉब दे सके आर्मी वाले या कुछ, तो इन कंसेशन वो एक लैंड देते हैं। ओके। उस लैंड पे जो है वो मिनिस्टर कब्जा कर लेता है, वहां पे अपना फार्म हाउस बनाता है, और आज की डेट में भी वो जो है वो वहां पे फार्म हाउस है। ओके। अब वो मदर कोर्ट में लड़े नहीं लड़े, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसा। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि लैंड ग्रैबिंग करनी है, उसके बाद उसको बेचना है, उसके बाद वहां पे ग्रैबिंग किसने की? उन लड़कों ने की होगी लोकल जो नशे करते हैं। अब उनको जब नशे की कमी हुई होगी तो उन्होंने क्या किया होगा? जहां तो ग्रैबिंग में साथ दिया होगा या फिर किसी अपने ही घर पे जाके चोरी की होगी। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। लोग बड़े सारे 370 और अदर चीजों को इशू बनाते हैं कि ये जो है ड्रग्स या चोरी बढ़ने का कारण है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको एग्जांपल्स दे के बताता हूँ मैं। विशाल जी, जैसे एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। आर्टिकल 370 के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता सको। मैं इस पे आऊंगा हाँ, बाद में। हाँ। पर पहले जैसे मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। ग्रेटर लाश में यहाँ पे गहने की दुकान पे चोरी हुई होगी, आपको पता होगा। बिल्कुल। उस पे चोरी का टाइमिंग क्या रहा था? वो रहा था कि जब लंच टाइम पे जो मेल मेंबर है वो घर जाता है और फीमेल मेंबर उस दुकान पे बैठती है,
तो ये चीज के बारे में उन्हीं लोगों को पता होता है जो रेगुलर उस एरिया में रहते हो। बिल्कुल पॉइंट है। तो रेगुलर व्यक्ति वही है जो लोकल नशा कर रहा है, लड़का यूथ जो है हमारा नशे की तरफ बढ़ गया है, उसको पता रहता है कि इस टाइम यहाँ पे कमजोर है काम, यहाँ पे हम इस टाइम चोरी कर सकते हैं। ये बाहर के किसी व्यक्ति का 100-200 रुपए चुराना वो अलग विषय है। बिल्कुल। और जो बड़े लेवल पे जो आपका क्राइम रेट बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बड़े लेवल पे ड्रग्स मतलब माफिया को पैसों की जरूरत है। ओके। और इट इन द एंड जो अभी आपने यहाँ पे इनकाउंटर देख रहे हैं हीरानगर में या जो आगे बिल्कुल। इनकाउंटर चल रहा है वो भी इसी से कनेक्टेड है क्योंकि अगर वो 4 दिन तक सर्वाइव हुए हैं हीरानगर में, पहले दिन इनकाउंटर से लेके लास्ट दिन तक अगर 4 दिन तक सर्वाइव हुए हैं तो लोकल हेल्प मिली है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकल हेल्प करने वाले वही लोग हैं जिनको उस रूट के बारे में पता है, जिनको पैसों की जरूरत थी या जिनके पास ट्रेड था नशे का। बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, जो पुलिस के कुछ अपने जो अधिकारी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे नकेल कसी जाए। मोर देन रिक्वेस्ट, अगर हम साइलेंट चेंज की बात कर रहे हैं तो यूथ पे रिक्वेस्ट है कि वो कैसे इस चीज से बाहर निकले। हाँ, और यूथ भी बहुत बढ़िया विशाल जी ने बोली ये चीज़ कि यूथ भी इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल के देखे। ज़िंदगी बहुत प्यारी है और ज़िंदगी का पता नहीं है हमें, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ जो है आजकल हो चुकी है। तो अपनी ज़िंदगी को जियो अच्छे से, अपने मज़े करो, अपने माँ बाप के साथ रहो, खुशी से अपने दोस्तों के साथ रहो, ऐसे दोस्त बनाओ जैसे विशाल जी मेरे अब दोस्त हैं। मैं दूसरे आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि 370 और 35A की बात की आपने बीच में। तो 370 और 35A का जो विषय है वो हमेशा जो है वो देखा गया है पॉलिटिकल विषय, बट ऑल्दो इट इज नॉट ए पॉलिटिकल। बिल्कुल। ये हमेशा से फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई थी। उन लोगों की फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई जो पीओजे से रिफ्यूजीज थे या बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, जो इतने साल से अपने देश को मान के कि हाँ हम भारत में रहेंगे, हम भारतीय हैं, बिल्कुल। वो इस तरफ आए थे। जो लोग तो जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए, पंजाब में बसे, अदर स्टेट में बसे, उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट पे चले गए। बिल्कुल। और जो जम्मू कश्मीर में रुक गए उनको अपनी पंचायत इलेक्शन तक में वोटिंग राइट्स नहीं थे। इलेक्शन में खड़े होना या किसी जॉब में जाना तो वो दूर की बात है, इवन वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। अगर जहाँ पे हम इतने सारे राइट्स की बात करते हैं तो वहां पे अगर 35 और 370 को हटाने से इतने सारी पॉपुलेशन को अगर कोई राइट्स मिल रहे हैं तो हमें उसमें बीच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। स्टेट को कैसे बेटर हम बना सकते हैं, अपने एरिया को कैसे बेटर हम बना सकते हैं, अपनी सोसाइटी को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, ये यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। ना कि हम सरकार के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं कि वो कैसे चेंज करें। हम अगर शाम को कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, हम ऐसा कोई यूथ नहीं होगा हमारे बीच में, हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि नशे कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे कौन नशा करता है, क्या हो रहा है, हम कितना स्टेप ले रहे हैं उनको रोकने के लिए। हमारे साथ बैठ के अगर कोई ड्रिंक कर रहा है हम उसको क्या रोक रहे हैं? अगर हम नहीं रोक रहे हैं तो हम भी उसी चीज में इन्वॉल्व हैं जिसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। तो वो चेंज जब हमारे अंदर आएगी ऑटोमेटिक सोसाइटी में। तो युवा एक बहुत बड़ी शक्ति है, इनके मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बहुत बड़ी शक्ति है। और इसका उपयोग अब मुझे लगता है कि अभी तक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी अभी तक किसी ने यूज की नहीं है अच्छे से। यूथ को ही यूज करना है, यूथ कोई को यूज ही, नहीं करेगा। बिल्कुल, यूथ को ही अपने आप को जानना है, उसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, उसको जानना है उसकी शक्ति क्या है। और साइलेंट चेंज के माध्यम से हम ये करने वाले हैं, हम करेंगे, ऐसा मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। और जो अब आपने लास्ट पूछा था कि माँ बाप को छोड़ के बच्चे बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल उस पर आते हैं। वो एक इमोशनल चीज है हर व्यक्ति के लिए। अगर आपको ये इमोशनली लगता है कि बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और मेरे को भी यही लगता है, तो उसमें अब किसी की अपॉर्चुनिटी आप नहीं रोक सकते कि वो यहाँ पे ही काम करे या जम्मू में ही काम करे या इंडिया में ही काम करे या फॉरेन में ही काम करे या जैसे भी करे। उसमें आप ये कर सकते हैं कि वो पेरेंट्स को साथ लेके जाए। अगर उसको लगता है कि वो इतना कैपेबल है अपने हर एक चीज में, तो वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाए। नहीं विशाल जी, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि अगर तो कोई बच्चा बाहर जा रहा है, अब मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो जब वो कनाडा गए तो आज की डेट में वो इतने संपत्ति वाइज नहीं था, उनका इतना सिस्टम नहीं था, और ड्यू टू सम रीजंस दे हैड टू मूव टू कनाडा। अब उस टाइम पे चक्कर क्या था कि उनके पास इतना सिस्टम नहीं है, और वो वहाँ पे जाके आइदर वेटर की नौकरी कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं परस्यू वहाँ पे, मैं उस चीज़ में जानना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर वो पेरेंट्स को भी वहाँ पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका खर्चा बढ़ जाएगा और कमाने वाला इशू आ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस बात से। पॉइंट इज कि
अगर हम वहां जाके वेटर की जॉब या वो इस तरह की जॉब करना बिल्कुल। चाहते हैं, उससे प्रेफर हमें यहाँ करना चाहिए कि यहाँ पे हम अपना कोई सो दैट इज द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप वहां जाके काम क्या करने वाले हैं। अगर बिल्कुल। आप वहां पे बड़ी अच्छी कोई जॉब करने वाले हैं, फिर तो आप फाइनेंशियली पेरेंट्स को लेके बिल्कुल जा फिर सकते लेके हैं। जा सकते हैं। पर अगर वहां पे आप इस तरह का कोई काम करने वाले हैं, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे रह के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल वेस्ट है। मैं कहूंगा इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आज हम मेरे कुछ नोन में ही हैं, वो बाहर है, वो जा रहे हैं कि भाई मैं फलानी कंट्री में चल जाऊंगा, इस कंट्री में चले जाऊंगा, ये कर दूंगा। अरे यार, इंडिया में रह के इसरो को क्यों हेल्प नहीं कर सकते यार? ठीक है, तो हमारी कंट्री इससे कम नहीं है। अगर आप देखा जाए तो यूएस में जो नासा के पास जो साइंटिस्ट हैं, उसमें मुझे लगता है काफी हद तक जो परसेंटेज है वो भारतीयों की है वहां पे। तो हमारे युवा वहां पे जो है वहां पे गए हुए हैं। तो इन चीजों को हमें अपने सोचना चाहिए अपने दिमाग में, इन सारी चीजों के बारे में। द साइलेंट चेंज जो एक प्लेटफॉर्म है, वो है ही इन सब चीजों के बारे में है, आपको एजुकेट करने के बारे में, कुछ ऐसे लोगों से मिलाने के लिए जिनसे हम कुछ ना कुछ बातें जो है वो सीख सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशाल जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि आइदर सोशल वर्क करते हो आपको कभी आपने नोटिस की हो, आइदर मतलब वो किसी के भी थ्रू हो सकती है, कोई मतलब पॉलिटिकल वाइज भी, मतलब आप इसको देख सकते हो, इसको एनविजन कर सकते हो, एनविसाज कर सकते हो। और साथ ही साथ जहाँ पे आप रहते हो, जम्मू में, सांबा में, राया सुचानी में, आपको क्या लगता है कैसी क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो लोग अभी झेल रहे हैं, युवा झेल रहे हैं? और इट कैन बी, मतलब आप अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बता सकते हो, ठीक है? तो इन सारी चीजों के बारे में बताइए, क्योंकि एट दी वेरी एंड ऑफ दिस सीजन, ये अनसंग हीरोज का जो हमारा पहला सीजन है, इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक डायरेक्टली टू दी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। तो उधर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस, जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स के थ्रू है, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे और इन पे आगे उनसे इनपुट लेंगे कि भाई क्या करना क्या चाहिए। एक युवा की साइड से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, आगे हमें इसको कैसे, मतलब इसका वे फॉरवर्ड निकालना है। तो मुझे लगता है कि काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप प्लीज इसको अच्छे से रखिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात है और सोशल चेंज की बात की आपने, तो सोशल चेंज के लिए मतलब पहली बात तो यही आ जाती है कि सोसाइटी में चेंज लाना है आपको। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि सोसाइटी चेंज के लिए तैयार नहीं है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, अगर आप एज ए सोशल वर्कर सोसाइटी में कुछ चेंज के लिए जाते हैं कि ये चेंज आनी चाहिए इस सोसाइटी में, तो सोसाइटी ही उस चेंज के लिए तैयार नहीं है। पहले तो आपके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सोसाइटी को उस चेंज के लिए तैयार कराना, देन उस सोसाइटी में से ही कुछ लोगों को निकालना कि वो इस चेंज में आपका साथ दें, बिल्कुल। फिर उस चेंज के लिए आगे बढ़ना। तो हमने जो पहले भी डिस्कशन की, उसमें सबसे बड़ा जो आज की सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दो चीजें हैं। एक, हमारे आइडियल्स क्या हैं, हम किन लोगों को आइडियल मान के अपना आगे लाइफ देख रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो है हमारी ड्रग्स है। आज की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, दो चीजें। आज के यूथ का सबसे बड़े आइडियल्स मैक्सिमम यहाँ हमारे बीच भी जो बैठे होंगे वो स्पोर्ट्समैन होंगे, एक्टर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, बड़े सारे होंगे। और वही जो लोग हैं वो ड्रीम 11 या अदर देन बैटिंग ऐप की जो है वो ऐड करते हैं। बिल्कुल। तो वैसे लोग जो हमारे आइडियल्स हैं और उनको हम आइडियल मान के उन्हीं ऐप्स पे अगर हम काम करेंगे तो हमारी सोच भी कहीं ना कहीं उसी तरह से जाएगी। दूसरा जो हमारी बड़ी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रग्स को, ड्रिंकिंग को, स्मोकिंग को, अदर चीज़ों को जो हम फैशन मानते हैं आज की डेट में। बहुत बढ़िया। जो बिल्कुल। हमारा माइंड सेट हो गया, हम किसी सोसाइटी में बैठते हैं, किसी पार्टी में बैठते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने स्मोक नहीं किया तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स समझा जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो उस आउट ऑफ द बॉक्स में नहीं जाने के लिए हम उस बॉक्स में जाते हैं और फिर हम स्मोकिंग करते हैं एक या drink स्टेटस करते हैं। सिंबल है, एक स्टेटस सिंबल बना मानते दिया हैं वो, बना दिया वो। हम मानते हैं, सिंबल बिल्कुल। नहीं है, हम मानते हैं कि हम उस सोसाइटी में बिलोंग नहीं करेंगे। ऑल्दो किसी भी मंदिर में जाके अगर हम किसी को 10 लोगों को धोती पहनते हुए देखते हैं, हमें वो नहीं लगता कि हमें उस स्टेटस सिंबल में आना है। बिल्कुल। बट अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं और 10 लोगों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, हमें लगता है कि हमें उस स्टेटस सिंबल में आना है और हमने ड्रिंक का क्लास पकड़ना है। तो हमने आइडियल्स अपने ऐसे बना लिए हैं कि हमें नशा करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना हमें जो है वो आइडियल लगता है। हमें बड़ा इन्फ्लुएंस लगता है कि हाँ, अगर हम वैसे ग्लास पकड़ के खड़े होंगे तो हमारी क्लास लगेगी। तो वो चीज जो जब तक यूथ को समझ आएगी तभी चेंज जो है वो सोसाइटी में आ सकता है, पहला। फिर सोसाइटी के बीच में आप जब चेंज के लिए जाते हो, कोई भी आप एग्जांपल ले लो। अगर आप पहली एग्जांपल ये ले लो कि जैसे हमारे इंडिया में इनिशिएटिव आया स्वच्छ भारत का, बिल्कुल। तो
क्या आज की डेट में भी हमारा जो कंट्री है वो तैयार है स्वच्छ भारत के लिए? मुझे नहीं लगता वो नहीं, तैयार है। वो बिल्कुल। अपना माइंडसेट वैसा नहीं बना पा रहे। बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए चेंज आया था, बट आज की डेट में भी अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो कचरा फेंकने का तरीका है, हमारा वेस्ट का जो लिए जो हमारा सोच है, वो अभी भी डेवलप नहीं हुई है। बिल्कुल। आज भी हमने घरों में वैसा कोई अपना वेस्ट का सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि हम उसको वापस रीयूज कर सकें, या हम कितनी रियूजेबल जो चीजें हैं वो यूज कर Use रहे हैं, कर रहे वैसा हैं। कुछ नहीं है हमारी अभी भी। लाइफस्टाइल में चेंज हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम कंफर्ट जोन में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के सोसाइटी के लिए थिंक करना नहीं सोचेंगे, तब तक हम जो है वो सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकते। ट्रैप एक में बड़ा फंसेंगे। सिंपल सा लॉ मैं बताता हूँ आपको। ईजमेंट एक्ट होता है, ठीक है? वो किस लिए बना हुआ है कि आप किसी की विंडो में जा सकते, कि कहाँ कोई विंडो निकाल सकता है, कौन नहीं लगा सकता, किसका क्या राइट है क्या नहीं है। वो राइट क्यों बनाना पड़ा? इतनी भी सिविल सेंस नहीं थी लोगों के बीच में कि आपने कहाँ दीवार देनी है कहाँ नहीं देनी। अच्छा। इतनी सी जेन्युइन सी सिविल सेंस नहीं है कि आपने अगर एक प्लॉट काट रहे हो तो बीच में से रास्ता जो अगले प्लॉट का है वो होगा कि नहीं होगा। बहुत वो भी सिविल सेंस देने के लिए हमें लॉ बनाना पड़ा। तो वो इतनी कॉमन सिविल सेंस देने के लिए अगर हमें लॉ बनाना पड़ रहा है, तो वो चीजें अगर हमें चेंज लानी है, पहली वो यही चेंज है कि सोसाइटी चेंज एक्सेप्ट करे। तो वो चेंज तभी एक्सेप्ट करेगी जब यूथ चेंज एक्सेप्ट करेगा। बहुत वो बढ़िया। अपने आइडियल्स बदलेगा, अपने आइडियल्स विवेकानंद जैसे रखेगा, अपने आइडियल्स भगत सिंह जैसे रखेगा, तभी वो चेंज आ सकती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम युवा लाएंगे भी ये चेंज, आपकी बात बिल्कुल मानेंगे भाई। और अच्छे से विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर ओनली। तो अभी मुझे लगता है कि एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी व्यूअर्स हमारे जो हैं वो 10th और 12th क्लास के भी रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो भी हम सारे लोगों को देख रहे हों, अभी हमारे व्यूअर्स ही हों। आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब आप ही के प्रोफेशन को पसंद करें, लॉ परस्यू करना चाहें इन नियर फ्यूचर, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ ये हेल्प होगी? तो ये सारी चीजें आप उनको बताएं और गाइड एक प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि मे बी कोई गॉडफादर उनका ना हो, या फिर कोई उनका कोई बड़ा भाई बहन ना हो उनको गाइड करने के लिए, तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो बनती है। तो आप उनको प्लीज एक व्यू जो है वो दीजिए। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग पार्ट रहा है कभी भी एडवोकेसी में आना, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर का कोई गॉडफादर नहीं होता, कोई फादर नहीं होता जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में उसको हेल्प करने के लिए बैठा हो। बिल्कुल। क्योंकि अदरवाइज कोई भी जो प्रोफेशन में आता है जिसके फादर ऑलरेडी लिटिगेशन में है, उसके पास बनी बनाई जो है कुछ एक पर्टिकुलर फाइल रहेंगी, किसी के पास 100 रहेंगी, किसी के पास 1000 रहेंगी, किसी के पास 5000 बिल्कुल। तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है वो किसी के पास प्रैक्टिस सीखेगा, फिर वो अपनी लिटिगेशन तैयार करेगा, एक करके 2 3 ऐसे करके फाइलें तैयार होंगी। और मेरे लिए 12th के स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है, अगर वो लॉ परस्यू करते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही कोर्ट जाना शुरू करें। बुक की नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करें, ताकि फर्स्ट ईयर से ही उनको प्रैक्टिकली पता हो क्या करना है, और उनके जो आने वाले टाइम है डिग्री होने के बाद से लेके 1 या 2 साल के अंदर वो अपनी लिटिगेशन खुद तैयार करने लायक बन जाए, ताकि उनको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ कोचिंग सेंटर्स आप जो आप बताना चाहोगे? एज स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर्स की प्रेफरेंस मैं कभी नहीं दूंगा। रीजन मीन आप जितना खुद अपने आप को डेवलप कर सकते हैं उतना आपको कोई नहीं डेवलप करा सकता। बिल्कुल। तो आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, सेल्फ फोकस होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आपको लॉ प्रोफेशन में आना चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपने लॉ ही करना है। बिल्कुल। और देन दूसरी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लिटिगेशन में आना चाहते हैं कि एग्जाम कोई क्रैक करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आपका एग्जाम क्रैक में है तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिटिगेशन में आना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही कोर्ट जाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। तो विशाल जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर पहले जो हमारा जो अर्लियर पॉइंट जो हमने रखा था, जिस एरिया में आप रहते हैं इस समय, राया सुचानी में आप रहते हैं, तो वहां पे आप क्या मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके पास हों, कुछ ऐसी चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड हैं अभी, कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहें, जो एक क्रक्स जो है वो हमें मिले, तो क्या आप अगर ऐसी कोई चीजें जो है अगर शेयर करना एक चाहें? बेसिक सी प्रॉब्लम आई थी रिसेंटली राय सुचानी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हाँ जी। वो अलॉट हुई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बनना शुरू हुई तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, स्टूडेंट्स नहीं आते थे, स्टूडेंट सैनिक कॉलोनी में जम्मू में ठीक है, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद वहां पे क्लासेस लगना शुरू हुई। जब क्लासेस लगना शुरू हुई तो हॉस्टल की फैसिलिटीज अभी बनी नहीं थी। ओके। तो कुछ स्टूडेंट्स को या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है आसपास के एरिया में पीजीज लेके या रूम्स लेके रहना पड़ा। ओके। अब आइडियाज जो होते हैं यूथ के, एक बाहर का जो पढ़ने आया यूथ है, हॉस्टल आया है, उसके यूथ के और जो विलेज के लोग हैं उसके आइडियाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल एक किस्म से क्लैश हो जाता है कि आइडियाज का क्लैश हो जाता है। अब उस आइडिया का क्लैश इतना बढ़ गया था कि आए दिन गांव में कोई ना कोई मारपीट या कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स और लोकल्स के बीच में होना शुरू हो गया। ओके। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक सोसाइटी की कमेटी बनाई गई जिसमें हाफ जो है वो यूथ लोकल था और हाफ यूथ जो था वो यूनिवर्सिटी का ओके, था, ठीक है, जिनकी 15-15 दिन में एक मीटिंग रखी गई ठीक है, जिसमें नियम डिसाइड होते थे कि ये जो है रेगुलेशंस आपको स्टूडेंट्स जो यहाँ रहेंगे 8 बजे पीजी का टाइम है, एंटर करना है, ये चीजें हैं वो चीजें हैं, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, ड्रिंक करना है नहीं करना है, ये सारी जो ठीक रूल्स है, हैं ठीक वो है, फ्रेम हुए। ठीक है, अब ये चीज मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जब यूथ बैठेगा डिस्कस करेगा उस प्रॉब्लम को एक साथ बैठ के, किसी भी सोसाइटी कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल, ऑटोमेटिक उसका सोल्यूशन निकलेगा। और आज की डेट में 5 साल हो गए, स्मूथ वर्किंग हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है लोकल्स के बीच में, लोकल्स और बहुत उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई है, एक दूसरे का कल्चर भी समझना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के त्योहार मनाना भी शुरू कर दिए हैं। ओके, तो ये जो चेंज आती है तभी आती है जब यूथ बैठता है, डिस्कशन करता है और उस टॉपिक के ऊपर कंक्लूसिव एक जो है वो आंसर निकालता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम कुछ चीजें करेंगे भी नियर फ्यूचर। हम कुछ इवेंट्स का सोच रहे हैं, मतलब हम करवाएंगे उसको, और आपकी सपोर्ट चाहिए होगी वैसा, और आपने जरूर हमारे साथ अब जुड़ के रहना है। और कुछ ऐसे युवा जो आगे हमारे साथ जुड़ के रहना भी चाहते हैं वो हमें डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडीज जो है वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, तो वो हमें जरूर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और हमारे साथ जो है इन दी नेक्स्ट पॉडकास्ट ओनली आप हमारे साथ जो है वो जुड़ भी सकते हैं। अच्छा विशाल जी, अब आपसे एक आखिरी सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। युवा किस तरीके से अपनी जो विजन है, एक विजनरी युवा जो है उसको अपनी सोच किस प्रकार की रखनी चाहिए, अगर आप वो हमारे व्यूअर्स को बताओ, हमारे यंगस्टर्स को, तो युवा हमें देख रहा है उसको अगर आप बता सको तो दैट वुड बी परफेक्टली ऑसम। यूथ को जो है आज की डेट में पहले तो मॉरली करेक्ट होने की जरूरत है। उसको यही नहीं पता कि मॉरल करेक्शन क्या है और मॉरल इनकरेक्शन क्या है, जी, सही ट्रैक क्या है, राइट ट्रैक क्या है और गलत ट्रैक क्या है, ये चीज का जो डिफरेंस है वो उस चीज की नॉलेज नहीं है, ओके, मेच्योरिटी लेवल कम है। बिल्कुल, जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन लेने की बातें हैं, वो डिसीजन इमीडिएट लिया जाता है, इमीडिएट इफेक्ट पे, इमीडिएट सिचुएशन को देख के, बिल्कुल, ना कि सिचुएशन को समझ के। ओके, सिचुएशन पे प्रैक्टिकली काम करके, समझ के, कामनेस से सोच के, अपने बड़ों से एडवाइस लेके अगर डिसीजन लेंगे तो वो सही रास्ते पे चल पाएंगे, ना कि सिर्फ एक आगे सिचुएशन देखी, उससे भागना कैसे, उससे बचना कैसे और इमीडिएटली उसी सिचुएशन पे रिएक्ट कर दिया, तो नेचुरली सी बात है कि जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट जो चेंज है वो यही लाने की जरूरत है कि अपने से बड़ों के, चाहे आपके लाइफ में वो पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी है, किसी एक व्यक्ति के साथ आप फुल अपनी बात को शेयर करें और बिल्कुल। उससे गाइडेंस लें रेगुलर लाइफ में, बिल्कुल। देन ही आप जो है वो एक राइट ट्रैक पे चल सकते हैं। जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको, अगर जो हमारे व्यूअर्स कुछ ऑब्वियसली हम मेरे से एज में बड़े भी होंगे, मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा जो अपने बच्चे हैं, जो अपनी फैमिली है, ठीक है काम भी एक अपनी जगह है, लेकिन प्लीज उनके लिए भी आप समय निकालिए, क्योंकि एक बेटा एक बेटी जो है वो दोस्तों यारों में तो बैठ सकती है, हो सकता है कि अगले बंदे की सोच कैसी है वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जब वो अपने परिवार में बैठेगी, जब अपने माँ बाप के साथ बैठेगी, तो ऑब्वियसली वो कुछ गलत नहीं सीखने वाला है या सीखने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स रखे विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए। एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी समाज का भला हो, सभी समाज मतलब बड़े फूले, और आप जैसे युवा जो है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आते रहे, हमें सीख देते रहे, हमें सिखाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका, आप हमारे इस चैनल पे आए। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम।